तो गाइज अगर आप वन प्लस के एक फैन बॉय हैं तो मे बी इस वाली वीडियो के कुछ पॉइंट्स आपको शायद कम अच्छे लगें, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस जो कि मुझे मिला वन प्लस नॉट सीई को यूज करके। तो यहाँ पे हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस नॉट सीई का। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो मुझे काफी खुशी होगी और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर इन केस आपको मेरे ओपिनियन, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो, नहीं आती तो आप रीजन बता सकते हैं क्यों नहीं आती। मैं डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस मैंने देखी, वो कह रहे हैं कि भाई वन प्लस नॉट सीई का बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए इन्होंने 23,000 रुपए का लॉन्च किया। लेकिन क्लियर करना चाहता हूं, डे 1 से वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो बेस वेरिएंट है वो अवेलेबल है। हालांकि कलर सिर्फ आपको यही वाला मिलेगा, ये ब्लैक वाला ग्लॉसी वाला, लेकिन ये आपको वहां पे मिल जाएगा वन प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अमेजोन पे आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलेगा। 128 GB वेरिएंट से ही वहां पे शुरुआत की गई है। अब ऐसा वन प्लस ने क्यों किया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन बेस वेरिएंट अगर आपको बाय करना है तो वन प्लस की साइट से आप बाय कर सकते हैं। तो जैसा वन प्लस नॉट के टाइम पे बेस वेरिएंट ये लेके ही नहीं आए थे, ऐसा इन्होंने नहीं किया, थोड़ा सा डिफरेंट गेम खेला है। हालांकि इंटेंशन इनका अभी भी वही है कि बेस वेरिएंट कम बेचना है, बाकी वेरिएंट्स को ज्यादा बेचना है। अब क्योंकि बेस वेरिएंट में कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलते तो ये ग्लॉसी वाला ब्लैक कलर आपको मिलेगा, काफी स्मजेस चिपकते हैं इसमें। बाकी फोन कॉम्पैक्ट है, नॉट जैसा ही फील होता है, जैसे हाथ में लेते हैं तो आपको नॉट जैसा फील होगा, लेकिन प्लास्टिक बैक है और इसे OTA अपडेट से फिक्स नहीं किया जा सकता, मतलब ग्लास बैक नहीं आएगा। तो ये कह सकता हूं वन प्लस नॉट ज्यादा प्रीमियम फील होता था, मतलब टंके की चोट पे कह सकता हूं। बाकी 3.5 हेडफोन जैक की यहाँ पे घर वापसी करा दी गई है। यहाँ पे सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी लाउडनेस में अच्छी कहूंगा, लेकिन इतनी सारी कॉस्ट कटिंग के बाद एटलीस्ट डुअल स्पीकर दे सकते थे। अब जब हम OnePlus के स्मार्टफोन्स बाय करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमें इसमें यूजर एक्सपीरियंस, UI एक्सपीरियंस काफी नीट एंड क्लीन, काफी स्टेबल मिलने वाला है, जो कि काफी हद तक इस फोन में भी मिलता है। यहाँ पे कोई भी एड्स, कोई भी ब्लॉटवेयर ज्यादा नहीं मिलते आपको, ना ही आपको कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशंस परेशान करेंगे। लेकिन क्या UI एक्सपीरियंस इसमें भी अच्छा लगा? तो जितना मैंने इसे यूज किया, मुझे इसमें स्टेटस लैग्स रेगुलर टास्क में देखने को मिले। ऐसा मल्टीटास्किंग में नहीं कर रहा था, सिंपल टास्क में मुझे स्टेटस देखने को मिले हैं इसमें। अब मेरा 6GB 128GB वेरिएंट है, अब ये सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। अब अगर इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो वो काफी फास्ट लगा मुझे, काफी अच्छा है। मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने के हिसाब से, मतलब मैंने सैमसंग गैलेक्सी M42 का इन डिस्प्ले एक्सपीरियंस किया है, तो उसके आगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सिग्नल रिसेप्शन काफ़ी बढ़िया है इसमें। और OnePlus के स्मार्टफोन्स में हमने एक्सपीरियंस किया है पहले भी, और मैंने बताया भी है कि 4G प्लस या फिर कहें 4G कैरियर एग्रीगेशन का सबसे बेस्ट सपोर्ट OnePlus के स्मार्टफोन्स में मैंने नोटिस किया है। मतलब इवन OnePlus Nord में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, और इसमें भी काफ़ी सारे बैंड्स के कॉम्बिनेशन का सपोर्ट मिल जाता है। तो डाउनलोड स्पीड काफ़ी बढ़िया निकल के आती है सिम डेटा पे, सेलुलर डेटा पे। लेकिन वहीं अगर 5G की बात करते हैं तो यहाँ पे बैंड के मामले में थोड़ा सा बैंड बच जाती है OnePlus की, क्योंकि ये सिर्फ एक बैंड देते हैं। अब इसमें भी गूगल का पोल खोल डायलर आपको मिल जाता है, यानी सामने वाली बॉडी को बता देता है कि भाई आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, पोल खुल जाती है आपकी। तो अगर आपको OnePlus का डायलर यूज करना है तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसे एज अ डिफॉल्ट डायलर सेट कर देना है। फिर उसके बाद आप OnePlus का डायलर यूज कर पाएंगे, चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब अगर हैप्टिक फीडबैक की बात करते हैं तो इसमें झन वाला हैप्टिक फीडबैक दिया गया है, मतलब कोई टक वाला अच्छा वाला हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता। कैमरा की बात करते हैं तो OnePlus की सबसे कमजोर कड़ी में से एक है इनका कैमरा। अब यहाँ पे इस वाले फोन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हार्डवेयर भी उस लेवल का नहीं दिया गया है। मतलब 22-23 हज़ार रुपए का फोन है, यहाँ पे अभी भी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, हालांकि बाकी ब्रांड्स भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम OnePlus से थोड़ा अलग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और चीजें ऐड करेगा। लाइक 2 मेगापिक्सल मोनो सेंसर का क्या काम है मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी ब्रांड्स ऐसा नहीं करती, बाकी ब्रांड्स भी करती हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कुछ ब्रांड्स सुधर भी रही हैं, तो लो रेजोल्यूशन कैमरा कम किए जा रहे हैं बाकी ब्रांड्स के द्वारा। बाकी इसमें 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी ओमनी विजन का सेंसर दिया गया था, पहले मुझे लगा था यार अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ओमनी विजन का सेंसर है इसमें। लेकिन जब मैंने इसे यूज करा तो पर्सनली मेरे को इसकी इमेजेस अच्छी लगी, काफी नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस करता है। मतलब मेरी टेस्टिंग में भाई नेचुरल कलर्स इसने निकाल के दिखाए मुझे, और डे लाइट इमेज मुझे ओवरऑल काफी बढ़िया लगी। ऐसा कुछ भी ओवर सैचुरेशन वाला इशू मुझे नोटिस नहीं हुआ। हालांकि कई बार ये लाइट को थोड़ा सा कम अच्छे से मैनेज कर पाता है कुछ कंडीशंस में, जब काफी हार्श लाइट रहती तो। अदरवाइज कैमरा परफॉर्मेंस प्राइमरी कैमरा की खास करके मुझे अच्छी लगी। और मैंने इसे कंपेयर किया था OnePlus Nord से भी, और मैं कहूंगा उससे ज्यादा बेटर कलर्स या फिर कहें उससे ज्यादा नेचुरल या क्लोज टू रियलिटी कलर्स OnePlus Nord
CE ने दिखाए मुझे। बट यहाँ पे फ्रंट कैमरा थोड़ा सा एवरेज लगा मुझे, ओवर शार्प कर देता है इमेज को, ओवरऑल उतनी अच्छी इमेज नहीं लगी मुझे। और अल्ट्रा वाइड सेंसर मुझे ठीक लगा, हल्का सा ब्राइटनेस ऐड करता है अलग से और ठीक ठाक इमेज कैप्चर कर लेता है अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में। बट अगर वीडियोस की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी और थोड़ा सा ओवर शार्प वीडियोस कैप्चर करता है ये। अब काफी लोग बोल रहे थे कि इस वाले फोन में हमें OIS देखने को नहीं मिलता, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बजट में 23,000 रुपए के बजट में आपको बहुत रेयरली किसी फोन में OIS देखने को मिलता है। ज्यादा स्मार्टफोन्स इस प्राइस पे EIS के साथ ही आते हैं, तो इससे मुझे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं लगी। हाँ, दे देते तो बिल्कुल अलग बात हो जाती। बाकी सैमसंग ने गैलेक्सी A52 में OIS दिया था, लेकिन उसका OIS उतना अच्छा काम भी नहीं करता, हर रेजोल्यूशन पे वीडियोस भी ठीक से शूट नहीं कर पाता, मतलब स्टेबल वीडियोस। बाकी स्टेबिलिटी इस वाले फोन की मुझे अच्छी लगी EIS के साथ भी। अब फ्रंट कैमरा से आप 1080p 60 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो अगर हार्श लाइटिंग कंडीशन में आप वीडियो शूट करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो जाता है काफी सारा पार्ट, बट स्टेबिलिटी काफी बढ़िया रहती है 1080p 60 fps में भी। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज एमोलेड दी गई है। अब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मुझे डिस्प्ले से बहुत ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मुझे अच्छी लगी। स्मूथ डिस्प्ले है, ब्राइट कलर्स हैं। ब्राइटनेस मैंने कंपेयर करी थी आउटडोर्स में तो OnePlus Nord से थोड़ा सा कम है, लेकिन इतनी है कि विजिबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आउटडोर्स में भी, हार्श सनलाइट में भी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 750G मिल जाता है आपको इसमें। अब जितने भी फोन मैंने टेस्ट किए हैं स्नैपड्रैगन 750G वाले, मुझे पर्सनली लैग स्टेटस नोटिस हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस मतलब 732G के आसपास ज्यादा लगती है प्रैक्टिकली, बट अगर 765G के आसपास होती तो शायद ज्यादा बेटर होता। तो इस फोन का भी वही हाल है। काफी सारी टेस्टिंग में कर चुका हूँ, वीडियो रेंडरिंग और ये सब चीजें कर चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ परफॉर्मेंस मतलब इस बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। अब क्योंकि 20,000 की कैटेगरी में कुछ फोन्स ऐसे आ गए हैं जो परफॉर्मेंस के मामले में काफी कमाल के हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा समीकरण बिगाड़ दिया है। अदरवाइज इस प्राइस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी कही जा सकती थी। अब अगर गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी बैटरी ड्रेन इशू मैंने फेस नहीं किया और BGMI गेम प्ले में आप अल्ट्रा FPS तक जा सकते हैं, यानी 40 FPS तक जा सकते हैं, तो वहां पे आपको मेजर कोई स्टेटस लैग्स नोटिस नहीं होंगे। COD मोबाइल में आप 60 FPS गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़े बहुत स्टेटस मैंने नोटिस किए। बट अगेन कहूंगा हीटिंग और बैटरी ड्रेन रिलेटेड इश्यूज मैंने फेस नहीं किए OnePlus Nord CE में। बैटरी की बात कर लेते हैं, अगर हम चार्जिंग की बात करते हैं तो 1 घंटे 20 मिनट के अराउंड ये फुल चार्ज हो जाता है और बैटरी बैकअप भी मुझे इसका अच्छा लगा। मेरे यूज पे 6.5 घंटे के अराउंड मेरे को ये स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, तो इसका बैटरी बैकअप मुझे अच्छा लगा, उससे कोई शिकायत नहीं लगी। अब बात करेंगे द बिग मिस्टेक जो OnePlus यहाँ पे कर रहा है OnePlus Nord के साथ। अब OnePlus को अगर इस तरह के स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं OnePlus Nord CE जैसे, तो मेरे ख्याल से जो OnePlus है OnePlus Nord सीरीज को एज अ सेपरेट सब ब्रांड लॉन्च कर दे तो शायद बेटर रहेगा। और जो इस टाइप के स्मार्टफोन्स लॉन्च करने हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो Nord सीरीज के अंदर ही करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि इस तरह से क्या हो रहा है कि OnePlus Nord साथ में हम जब लेते हैं ना, तो OnePlus की ब्रांड रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोग OnePlus से इसीलिए जुड़े हैं कि उन्हें कम पैसे में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे ये एवरेज सा एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं काफी सारे स्मार्टफोन्स में। और पहले फ्लैगशिप किलर बोलते थे अपने आप को, लेकिन आज के टाइम पे इनके खुद के स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप बन चुके हैं, उसी प्राइसिंग पे पहुंच चुके हैं। और OnePlus Nord CE जैसे स्मार्टफोन जो कि मिड रेंज कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिशन से, तो वहां पे काफी सारी चीजें आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी OnePlus Nord CE से भी बेटर। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर पोको कुछ भी स्मार्टफोन अच्छा या बुरा लॉन्च करता है तो उस पे हम पोको को ब्लेम करते हैं, और इसी तरह से आईकू कोई स्मार्टफोन अच्छा या बुरा लॉन्च करता है तो हम आईकू को ब्लेम करते हैं, ना कि वीवो को और ना कि Xiaomi को। तो इसी तरह से अगर नॉर्ड एक सब ब्रांड रहेगा तो हम नॉर्ड को ब्लेम करेंगे और OnePlus की जो रेपुटेशन है वो बनी रहेगी। बाकी पूरा सपोर्ट तो रहेगा ही OnePlus का, वो सब तो जैसे चलता है वैसे चलेगा। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप OnePlus Nord CE को यूज कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या मैं इस वाले स्मार्टफोन को रेकमेंड करता हूं 23,000 रुपए में? तो आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं आप उन्हें देख लीजिए। आपको एक कॉम्पैक्ट फोन मिल जाएगा। जी हाँ, ये फोन कॉम्पैक्ट है, यूज करने में आसानी होती है, और ये चीज पर्सनली मेरे को काफी पसंद है कि बहुत कम फोन है आज के टाइम पे जो कॉम्पैक्ट है 20-25 हजार रुपए की कैटेगरी में। कुछ ही ब्रांड्स हैं जो कॉम्पैक्ट फोन पे काम कर रही हैं, तो OnePlus Nord CE उनमें से एक है। बैटरी लाइफ काफी डिसेंट है और प्राइमरी कैमरा भी मुझे अच्छा लगा इसका, और ऑक्सीजन वाइज नीट एंड क्लीन है, नो इश्यूज। लेकिन यहाँ पे लैग्स एंड स्टेटस के इश्यूज मैंने नोटिस किए हैं। अब ये चीज मे बी फ्यूचर अपडेट में फिक्स की जा सकती है, बट मे बी इस वाले स्मार्टफोन को अगर आप OnePlus का स्मार्टफोन समझकर बाय करेंगे तो आपको शायद वो वाला एक्सपीरियंस ना मिले जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है OnePlus नया सैमसंग बनने वाला है कॉस्ट कटिंग के मामले में। एक बात और बता दूं, अलर्ट स्लाइडर नहीं मिलता इस वाले फोन में। दोस्तों यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।